चलो, सबसे पहले we'll start with breathing and exchange of gases. तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज आती है कि भाई इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम बात करें, सबसे पहला रेस्पिरेटरी ऑर्गन हम किसके अंदर देखते हैं, जैसे कि हमारे पास स्पॉन्जीज होते हैं, सिलेंट्रेट, फ्लैटवर्म्स, इनके अंदर क्या होता है? फ्रॉम बॉडी सरफेस फ्यूजन होता है। बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। सेकेंडली, अर्थवर्म के अंदर कैसे होता है? नेफ्रिडिया, और सॉरी नेफ्रिडिया नहीं, स्किन के थ्रू होता है एंड लंग्स। कॉर्टियल ट्यूब होती है इनकी। मैम स्किन और लंग्स। कहीं लिखा है मैंने? मैम ट्रैकियल ट्यूब तो इंसेक्ट में होती है ना, कॉकरोच में। नहीं मैम, अर्थवर्म में भी होती है। अर्थवर्म किसका मेंबर है, कौन से किंगडम में आता है ये? एनिलेट्स। एनालिड के अंदर आता है। तो अर्थवर्म के अंदर ट्रेकियल ट्यूब्स ना हो गए, किसके थ्रू होता है? स्किन के थ्रू। स्किन के थ्रू होता है। इंसेक्ट्स, इंसेक्ट में ट्रैकियल ट्यूब। मैम पर एनसीईआरटी में तो ये लिखा हुआ है ना, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रैकियल ट्यूब। एग्जैक्टली पढ़ना उसको। अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल एंड इंसेक्ट्स हैव अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स व्हिच इज नोन एज ट्रेकियल ट्यूब। अर्थवर्म अपनी क्यूटिकल के थ्रू करता है, स्किन के थ्रू, और इंसेक्ट्स ट्रेकियल ट्यूब के थ्रू। ठीक है मैम। है ना, ये है आपका। फिर इसके बाद जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके पास क्या होता है? लंग्स लंग्स हो सकते हैं या फिर गिल्स हो गिल्स सकते होते हैं। हैं फिशेस के पास। जयती, आपके माइक में कोई इश्यू है क्या? नो मैम। आपने वो कनेक्ट किया हुआ है, लाइक ईयरफोन वगैरह कुछ? हाँ, लीड पहनी है। वो उसको रिमूव कर दो, उसी की वजह से वॉइस का इश्यू आ रहा है। फिर आप जब भी बोलोगे ना, बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज याद रखनी है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में पढ़ते हैं क्या, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लंग्स बना लेते हैं जल्दी से। सबसे ऊपर क्या होता है? दैट कैप लाइक स्ट्रक्चर इज एपिग्लॉटिस। फिर वॉइस बॉक्स, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया इज आल्सो नोन एज विंड पाइप। वेंट पाइप। ठीक है, ये हमारे पास लंग्स का हुआ। अब लंग्स की जो आउटर लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन। Visceral, आउटर इज पेराइटल, मैम पेराइटल, आउटर पेराइटल। पेराइटल से कैसे याद रखते हैं? पेरीफेरी वाली, बाहर वाली, पेराइटल प्लूरा। एंड द इनर वन इज visceral, विजरल प्लूरा। ठीक है, अगर इसमें क्वेश्चन पूछा जाए पेराइटल कौन सी वाली जो लेयर है वो आपके कांटेक्ट में है, किसके? रिब्स के। तो कौन सी है? पेराइटल वाली पेराइटल। रिब्स के कांटेक्ट में, और विजरल वाली डायरेक्ट आपके लंग्स के Lung कांटेक्ट में है। surface. इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड फिल्ड रहता है, दैट फ्लूइड इज प्लूरल फ्लूइड।
प्लूरल फ्लूइड क्या करता है? प्लूरल फ्लूइड फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। रिड्यूस कर देता है ये फ्रिक्शन को, ठीक है। अब ये हमारे पास ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया आपका लेफ्ट और राइट में डिवाइड होती है, किस जगह पे? एट फिफ्थ थोरैसिक। फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा। याद है ना सबको यहाँ तक? यस मैम। लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में हमारे पास ये डिवाइड हो गया, एंड फिर ब्रोंकी में सबसे पहले प्राइमरी ब्रोंकी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से टर्मिनल। ब्रोंकियल्स। ब्रोंकियोल्स बनते हैं। एंड फिर टर्शरी, देखो, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी के बाद ब्रोंकियोल्स, एंड देन ब्रोंकियोल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, मतलब इनिशियल ब्रोंकियोल्स और फिर टर्मिनल ब्रोंकियल्स। टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के पास ही क्या है? एल्विलाई। एल्वेलाई है, जहां पे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है। अकर्स, ठीक है। कितनी चीजें समझ में आई? ये जो आपका ट्रैकिया है, ट्रैकिया के अंदर आपका ये क्या होती है? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस स्ट्रिंग। सी शेप रिंग्स होती हैं। कैसी? कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। याद है सबको? वेरी गुड। तो सबसे पहले ये वाली सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है। साउंड बॉक्स अगर आपसे पूछ लेंगे, लेरिंग्स इज द साउंड बॉक्स। कर लो। रहते, म्यूट कर लो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ये वाला डायग्राम सबको क्लियर हुआ है, नहीं हुआ? नेक्स्ट चीज लिखो। अब मैंने देखा कि प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शियरी ब्रोंकी एंड फिर हमारे इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, ये चारों की चारों स्ट्रक्चर्स के अंदर जो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स है, ये पाई जाएंगी नहीं पाई जाएंगी? पाए जाते हैं। है ना? तो इन्हीं के अंदर आपका कार्टिलेज से बनी होगी, ऐसे याद रखना इनको, कार्टिलेजिनस होगी। और जो हमारा एंड वाला है आपका टर्मिनल वाला, टर्मिनल वाले के अंदर क्या पाया जा रहा है आपका? एल्वेलाई पाया जा रहा है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक होती है, तो वो सिर्फ इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक होती है। टर्शियरी सॉरी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के अंदर वो नहीं पाए जाते। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ये वाली चीजें आप लोगों को याद हो गई हैं। देन इसके नीचे आपका ऐसे ये डायफ्राम होता है, बाकी लंग्स है, इनके बीच में आपका हार्ट होता है। डायग्राम देख के भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है। अब आओ आगे। नेक्स्ट चीज, आपने इनर प्लूरल मेम्ब्रेन, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन के बारे में देख लिया। यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अब यहाँ पे दो पार्ट आता है, एक आता है कंडक्टिंग पार्ट और एक आता है दूसरा, कौन सा पार्ट होता है? रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। होता है कंडक्टिंग पार्ट और एक होता है रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी पार्ट। कंडक्टिंग पार्ट कहाँ से लेके कहाँ तक होता है? नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियल। मैम एग्जैक्टली, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके कहाँ तक? टर्मिनल ब्रोंक्यूल टर्मिनल तक। ब्रोंकियल क्योंकि कंडक्टिंग पार्ट का काम क्या होता है? सिर्फ कंडक्शन, एयर गैसेस को को लेके आना। लेके आना गैसेस को। और रेस्पिरेटरी पार्ट वो पार्ट होता है जहां पे एग्जैक्टली रेस्पिरेशन हो रहा होता है, या फिर इसको एक्सचेंज पार्ट भी बोलता है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट में सिर्फ आपका एल्वियोलाई आ जाता है, क्योंकि वही एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराता है ना? चलो, अब इसके बाद अगर हम लंग्स की बात करें, तो हमारे जो लंग्स हैं, लंग्स में हम लोगों ने पढ़ा था, लंग्स कहाँ पे होता है? हमारे थोरेसिक चैम्बर में होता है। यस मैम। थोरेसिक चैम्बर। तो इस थोरेसिक चैम्बर के अगर हम डॉर्सली देखें, डॉर्सली समझते हो? पीछे की साइड हाँ। क्या होता है? पीछे की साइड वर्टिब्रल कॉलम होता है।
डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम है और वेंट्रली क्या है? sternum, वेंट्रली दे हैव स्टर्नम। ये याद रखना है आप लोगों को। इस रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली क्या होता है? मैकेनिज्म के अंदर अगर दो प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन। 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 इंस्पायरेशन में क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्यूम जो होता है, थोरेसिक कैविटी बताओ, थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करती है डिक्रीज करती है? थोरेसिक कैविटी इंक्रीज करती है। एग्री कर रहे हैं सब? यस मैम मैम, इंक्रीज करती है ना। इंस्पायरेशन कर रहे हो, जो बॉडी के अंदर आपके लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, तो आपका थोरेसिक कैविटी जो है, जो थोरेसिक वॉल्यूम है, वॉल्यूम से समझ लो या पल्मोनरी वॉल्यूम समझ लो, मैम वो इंक्रीज होती यस मैम, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी। तो हमारे जो लंग्स हैं उनका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज करेगा, और यहाँ पे डिक्रीज करेगा। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या होगा? इंट्रा मैम डिक्रीजेस। डिक्रीज। लेस होगा, क्योंकि हमें क्या करना है? गैस को अंदर लेके आना है। ये हमारे लंग्स है, लेट्स सपोज, ठीक है, ये लंग्स है, बाहर एयर है, तो बाहर से गैस हमको लंग्स के अंदर लेके आनी है। तो हमेशा क्या होता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव करता है। तो बाहर क्या होना चाहिए? हाई कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, और लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होना चाहिए इंस्पायरेशन के टाइम पे। एक्सपायरेशन के टाइम पे हमें गैसेस को रिमूव आउट करना है, बाहर निकालना है, तो अंदर ज्यादा होना चाहिए इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ज्यादा? तभी तो यस मैम। एटमोस्फेयर की साइड गैसेस मूव करेंगी। यस मैम। और यहाँ पे हमने वॉल्यूम की बात करी कि भाई वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज करता है इंस्पायरेशन के टाइम पे। किस एक्सेस में इंक्रीज करता है? मैम डोर्सल वेंट्रल एक्सेस। एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस में। मैम वो तो डायफ्राम के कारण है ना, थोरेक्स के कारण तो एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। वही तो लिखा मैंने, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सेस। अच्छा हाँ। एक्सपायरेशन के टाइम पे डोर्सो वेंट्रल एक्सेस। लिखवाया था ना ये सारी चीजें। इंस्पायरेशन के टाइम पे क्या होता है, एक्सपायरेशन के टाइम पे क्या होता है? लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर होता है इंस्पायरेशन के टाइम पे, एक्सपायरेशन के टाइम पे लंग्स के अंदर पॉजिटिव प्रेशर होता है। डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है कहाँ पे? इंस्पायरेशन के टाइम पे, और एक्सपायरेशन के टाइम पे डायफ्राम रिलैक्स करता है। ऑन एन एवरेज 1 मिनट में, पर मिनट कितने टाइम्स ब्रीथ करते हैं? 12 to 12 to 16। 16 12 से 16 टाइम्स ब्रीथ करते हैं। अब आ जाओ वॉल्यूम्स पे। सबसे पहले आती है हमारे पास टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। 500। एंड टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मली हम कितना एयर को इन कर सकते हैं, इंस्पायरेशन कर सकते हैं, एक्सपायरेशन कर सकते हैं। फोर्सफुली हम कितना इंस्पायरेशन कर सकते हैं, वो कितना होता है? 1000 2500 से से 3000। हाँ कितना हम फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर सकते हैं? दैट इज 1000 to 1000 to 1100 1100। 1100। फोर्सफुली की बात करें, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और हमारे लंग्स के अंदर हमेशा एक वॉल्यूम रहता है विच इज नॉन एज रेजिडुअल वॉल्यूम। वो कितना होता है? 1100 से 1200। 1200 ये तो वॉल्यूम्स था। वॉल्यूम्स हमें सिंगल वैल्यू बताता है, और कैपेसिटी में हम क्या होता है? नंबर ऑफ वॉल्यूम्स आ जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मेरी कितनी कैपेसिटी है इंस्पायरेशन करने की, एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद या फिर एक नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व। टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी की हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, नॉर्मली ब्रीथ आउट किया, उसके बाद में कितना ज्यादा एक पर्सन इंस्पायर कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। तो टाइडल वॉल्यूम तो नॉर्मली, और फोर्सफुली वो कितना कर सकता है? 2500 से 3000। सेम हमारे पास ईसी होगा, ईसी में भी सेम आ जाएगा, टीवी प्लस ईआरवी। ईआरवी। ये हो गया। फिर इसके बाद आता है हमारे पास एफआरसी, फ्रैक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम, सॉरी फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? कि वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर रहती है नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद।
ठीक के है। बाद रेजिडुअल भी वॉल्यूम ऑफ एयर ही है कि लंग्स के अंदर हमेशा रहती है, लेकिन रेजिडुअल वाली फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जो बचती है वो ये है। और फंक्शनल वाली कैसी, जो नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जो मेरे लंग्स में बच जाती है, वो कितनी होती है, जब मैंने फोर्सफुल एक्सपायरेशन किया ईआरवी और प्लस हमारा ये रेजिडुअल वॉल्यूम। देन हमारे पास वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? Extreme. वाइटल कैपेसिटी इज योर ईआरवी प्लस Plus टीवी tidal प्लस volume. आईआरवी। total air that can be breathed out or breathe in. वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है कि हमारा कितना मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर कितना ब्रीथ इन कर सकते हो एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद, ब्रीथ इन, ठीक है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी सबका सम हो जाएगा टोटल। जितनी भी टोटल वैल्यूज है कि हमारे लंग्स के अंदर हमेशा क्या रहता है, एक आरवी रहता है आरवी, और हमारी वाइटल कैपेसिटी कितनी है उनको सम कर दो, आरवी प्लस वीसी कर दो, या फिर आरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी प्लस आईआरवी कर दो। ये दोनों फॉर्मूले बन जाते हैं टीएलसी के। यस मैम। हमारी टोटल की कितनी कैपेसिटी है, तो सिंपली याद रखना, टीवी हम नॉर्मल कितना इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन कर सकते हैं, फोर्सफुली कितना हम ब्रीथ इन कर सकते हैं, फोर्सफुली कितना हम ब्रीथ आउट कर सकते हैं। फोर्सफुली मैंने ब्रीथ आउट कर दिया तो मेरे लंग्स के अंदर कितना वॉल्यूम बचा, मैंने फोर्सफुली नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ब्रीथ आउट किया, तो तब कितना बचेगा, तब एफआरसी बचेगा, ठीक है। फोर्सफुल इंस्पायरेशन कितना मैं कर सकती हूँ, आईसी। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कितना कर सकती हूँ, ईसी। और वाइटल कैपेसिटी में कितना हम एयर को अपने अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, उसमें सारी रेजिडुअल वॉल्यूम भी आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। और हमारा कौन से वाला एफआरसी सॉरी ईआरवी भी आ जाएगा, एंड नॉर्मल इंस्पायरेशन एंड हमारा आईआरवी। क्लियर ये? Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट आओ। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हम लोगों को कुछ डेटा याद रखना होता है, कौन कौन सा? मैम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है डिफ्यूजन ऑफ हाँ गैसेस? एग्जैक्टली तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हमारे ऑक्सीजन का और CO2 का। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट है, इसको थोड़ा सा O2 एंड CO2। O2 और CO2 प्लाज्मा के थ्रू O2 कितना % ट्रांसपोर्ट होता है, मैम 3%, और CO2 7%, 77%। वही सिंग 77%। मैम 7% प्लाज्मा से, और जो 70% बाइकार्बोनेट होता है वो भी तो आरबीसी से निकलकर प्लाज्मा में ही आ जाता है ना। प्लाज्मा के थ्रू सिर्फ 7% होता है, ठीक है। मैम फिर जो बाइकार्बोनेट बना वो भी तो फाइनली प्लाज्मा में ही आ लेकिन जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट हो रहा है ना, वो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 आके तब ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मीडियम तो बाइकार्बोनेट है ना वहां पे। ओके मैम। आरबीसी में 97% 97%. और CO2 आरबीसी के थ्रू कितना हो रहा है, 20 to 20 25%। से 25%। ये डेटा 25. बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे बाइकार्बोनेट 0% और यहाँ पे लिख देना 70%। सब इस डेटा को याद कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास। देन इसके बाद हमारे पास आते हैं शिफ्ट। एक होता है लेफ्ट शिफ्ट और एक होता है Right. राइट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट को क्या बोलते हैं? लेफ्ट शिफ्ट इज नोन एज, Favorable country. नाम था ना बहुत इफेक्ट और हेल्डन, Held. एलेक्स था ना, हेल्डन इफेक्ट। और आर को आरबी, Bohr effect. बोहर्स इफेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था सिंपली याद क्या रखना है, किसके अंदर फॉर्मेशन हो रहा है और किसके अंदर डिग्रेडेशन हो रहा है। तो राइट शिफ्ट में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा या नहीं?
Yes. सर मैम आज राइट मैम राइट साइड जब होता है ना जब CO2 कंसंट्रेशन ज्यादा हो। बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन नहीं याद रखना है, सिर्फ याद रखना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन है या डिसोसिएशन है, फॉर्मेशन मैम डिसोसिएशन। लेफ्ट में फॉर्मेशन होता है, राइट में डिसोसिएशन। एग्री कर रहे हैं सब? मैम कंफ्यूजन है। मैम एक बार CO2 से समझा दो कि CO2 ज्यादा है तो राइट CO2 वाले से, हाँ CO2 वाले से भी समझाऊंगी मैं। आई एम जस्ट चेकिंग कि आप लोग नोट्स कितने बनाते हो जब मैं लिखवाती हूँ चीजें। संध्या कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, नोट्स खोल रखे हैं अपने? हाँ जी मेरे मैम, पास लेफ्ट कोई में नोट्स नहीं है। नोट्स में देखो मैंने लेफ्ट में एग्जैक्टली टेबल फॉर्मेशन बनवा के होगा, लिखवाया था। राइट में डिसोसिएशन। मैम लेफ्ट में फॉर्मेशन होता है, राइट में डिसोसिएशन। राइट में डिसोसिएशन होता है। देखो जयती अब समझ लेना यहाँ पे। और लेफ्ट में होगा फॉर्मेशन। सिर्फ ये चीजें याद रखनी है आपको, बाकी कुछ नहीं याद रखना। राइट शिफ्ट तब होगा जब हमारे पास ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा। राइट शिफ्ट में डिसोसिएशन, लेफ्ट में फॉर्मेशन, राइट में डिसोसिएशन। ठीक है, इसको याद कैसे रखते हैं? आरबीडी से याद रख सकते हो। आरबीसी होता है ना जैसे, आरबीडी से याद रखना। बाकी फिर एक याद आ गया डिसोसिएशन हो रहा है तो दूसरा तो याद आ ही जाएगा। मैम ठीक मैम है, मतलब राइट में मतलब डिसोसिएशन होता है, इसका मतलब राइट शिफ्ट में ऑक्सीजन ज्यादा बनता है। देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, क्या डिसोसिएट हो रहा है? ऑक्सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हो रहा है। अब आप खुद बताओ, ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन यहाँ पे डिसोसिएट हो रहा है, तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी? यहाँ पे HbO2 डिसोसिएट होके Hb+O2 बन रहा है। प्लस इट O2 मींस यहाँ पे कंडीशन क्या है भाई? डिसोसिएशन हो रहा है तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। कम ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली ज्यादा। ज्यादा हो गई। राइट ज्योति? यस मैम, हीमो ये टूट रहा है तो ऑक्सीजन बढ़ रहा है ना। बेटा ये नहीं देखते, कंडीशन देखते हैं क्यों डिसोसिएशन हो रहा है। कि डिसोसिएशन इसलिए हो रहा होगा ना क्योंकि CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। हाँ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो रहा है तो वहां से जो ऑक्सीजन निकल रहा है उससे मत याद रखो कि उसकी वजह से वो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन वहां पे ज्यादा होगी। अच्छा ओके मैम, ये टूट रहा है तो इसका मतलब CO2 ज्यादा है। हाँ टूट रहा है क्योंकि वहां पे जिस मीडियम में ये टूट रहा है ना, इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन कम है बहुत, इसलिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है। और यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। और ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन कब होगा? जब हमारे पास जब ऑक्सीजन की ज्यादा। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, CO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, तभी तो होगा ना ये। यस मैम। अब CO2 कैसी गैस है? एसिडिक गैस है। यस मैम। CO2 कम है यहाँ पे तो pH कम होगा। हाई हो जाएगा। क्या? हाई होगा ना, बेसिक कॉन्सेंट्रेशन, बिकॉज एसिडिक ज्यादा। गैस नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे pH मतलब एसिडिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी ना, यहाँ पे CO2 ज्यादा है और यहाँ पे बेसिक कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। हाँ मैम। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जब बेसिक कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रहती है कम रहती है? कम रहते हैं। कम रहती है। एसिडिक में ज्यादा। ज्यादा रहती है। टेम्परेचर, CO2 ग्लोबल वार्मिंग कराता है नहीं कराता है? यस मैम। CO2 कम है तो टेम्परेचर भी कम कम होगा। होगा। CO2 ज्यादा है तो? ज्यादा टेम्परेचर होगा। ज्यादा होगा। अब बताओ आपको डिफिकल्टी आया याद करने में? नो। नो मैम। नो मैम। बाकी चीजें तो केस वाइज हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? राइट शिफ्ट में ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन। लेफ्ट शिफ्ट तब हो रहा है, मतलब हमारे पास ये ग्राफ है, आप लोग अपने घर अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठे होंगे, उसमें आपको एक ग्राफ दिख रहा है, ये सिग्मोइडल ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, अब ये ग्राफ अपनी जगह से शिफ्ट कब होगा? अगर ये आपको ऐसे लेफ्ट शिफ्ट दिखा रहा है तो इट मींस आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर ये आपको ऐसे राइट साइड शिफ्ट हो गया है ये आपका, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट रहा है, ये बताता है। ठीक है,
इसको, हाँ, दिस कर्व इज नोन एज ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हम इसको बोलते हैं। तो मैम ये राइट शिफ्ट वाला है जो बुक में बना हुआ है। हाँ, ये बुक में जो बना हुआ है राइट शिफ्ट वाला है। आया समझ में? यस मैम। चलो, अब आ जाता है नेक्स्ट चीज हमारे पास, किसको लेके, आपके CO2 के लिए। ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 कैसे कराएंगे? CO2 ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है? यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। बाइकार्बोनेट्स। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, या फिर इसी को हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी बोल सकते हैं। मैम ये नहीं, कार्बोक्सिलोबिन तो नहीं बोल सकते ना। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि कार्ब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ जब बाइंड करता है, कार्बोक्सी जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ बाइंड करता है, ये तब बनता है जब Hb प्लस CO2 बाइंड करेगा, और ये बनता है जब Hb प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करेगा। तो दोनों में डिफरेंस आप लोगों को याद रखना है। मैम CO2 जब बाइंड करता है तो वो ग्लोबिन पार्ट से बाइंड करता है, इसलिए कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन हिम पार्ट से बाइंड कर जाता है, हीम पार्ट इसलिए। से बाइंड करता है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, इसकी 200 टाइम्स ज्यादा कैपेबिलिटी होती है बाइंडिंग की, एज कंपेयर टू द CO2 एंड O2। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या कराना है? CO2 की बाइंडिंग करानी है, तो ऑब्वियसली CO2 की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों को ज्यादा चाहिएगी। तो यहाँ पे सिंपल इक्वेशन याद रखना, CO2 जब H2O के साथ बाइंड करता है सबसे पहले, तो क्या बन जाता है? H2CO3, और फिर इनका डिग्रेडेशन हो जाता है किसमें? HCO3 नेगेटिव में प्लस H पॉजिटिव, और ये H पॉजिटिव निकल के कहाँ पे आता है? प्लाज्मा में आता है, और प्लाज्मा रिटर्न में क्या देता है? इसको Cl दे देता है। दिस इज नोन एज क्लोराइड शिफ्ट। इसी को क्लोराइड शिफ्ट बोलते हैं। कौन सा एंजाइम यूज होता है यहाँ पे? कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेस। एनहाइड्रेस। यही कार्बोनिक एनहाइड्रेस फॉर्मेशन भी कराता है और डिसोसिएशन भी। कहाँ पाया जाता है ये एंजाइम? मैम ये मेजर अमाउंट में आरबीसी, मिनिमम अमाउंट में प्लाज्मा। यहाँ पाया जाता है। ठीक है, 100 ml ऑफ ब्लड कितना O2 और CO2 ट्रांसफर करता है? मैम 100 ml ऑफ ब्लड 5 ml ऑक्सीजन टिश्यू को ट्रांसफर करता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 ml CO2 एल्वलाई को देता है। आया समझ में? CO2 किसको देगा? एल्वेलाई को देगा। डन बच्चों? यस मैम। यस मैम। फिर इसके बाद हमारे इसके डिसऑर्डर्स वगैरह तो आपको पता ही है, अस्थमा के अंदर क्या होता है? इन्फ्लेमेशन आ जाती है ब्रोंक्यूल्स में। एम्फाइसीमा क्रॉनिक डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाती है, और रेस्पिरेटरी सरफेस, बहुत क्वेश्चन आता है एम्फाइसीमा के ऊपर। एल्वियोलर वॉल्स इसके अंदर डैमेज होती है, तो रेस्पिरेटरी सरफेस आपका डिक्रीज हो जाता है, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से होता है। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपको याद रखना है, जैसे स्टोन ब्रेकिंग वगैरह, इनसे हो जाता है। सिलिकोसिस, फाइब्रोसिस, ये दो कंडीशंस इसकी होती हैं। सिलिकोसिस सिलिका का डिपॉजिट होना, फाइब्रोसिस फाइब्रस टिश्यूज में क्या होना? डैमेज पोर्स। डैमेज हो जाना, लंग्स का डैमेज हो जाता है इसका, फाइब्रस टिश्यू का, इसलिए इसको फाइब्रोसिस हम बोल देते हैं। याद रहेगा। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा। न्यूमोटॉक्सिक सेंटर कहाँ पे होता है? इन पॉन्स रीजन। पॉन्स रीजन में होता है। कौन सी और रीजन? कीमोसेंसिटिव एरिया? मैम ऑर्टिक आर्स, कैरोटिड आर्टरी और मेडुला ऑब्लोंगेटा के पास भी होता है। और ये सेंसिटिव होता है सबसे ज्यादा किसके लिए? CO2 और H पॉजिटिव के लिए। H+ आयंस। CO2 और H पॉजिटिव के लिए सबसे ज्यादा। हमें अगर लंग्स की जो वॉल्यूम्स कैपेसिटी है इनको मेजर करना है, तो कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेंगे? स्पायरोमीटर के थ्रू करेंगे। ठीक है नाजिया? यस मैम। इसके अलावा इसमें एनसीईआरटी में जो टेबल 17.1 दिया हुआ था वो याद कर लेना।
कि किसका प्रेशर याद कराया था ना मैंने आप लोगों को, कुछ कुछ 40 ऐसे समथिंग कुछ करके, है ना। एक दफा उसको हैंड से बनाओगे समझ में आ जाएगा आप लोगों को। डायग्राम सारे इसके याद करके चलने हैं आप लोगों को। मेजर मेजर वाला जो पार्ट था मैंने आप लोगों को वो बता दिया है यहाँ पे। अब जल्दी मैम से अपनी, हाँ बेटा। मैम ये जो हमारा ऑफलाइन टेस्ट है वो मैम मैं फर्स्ट ऑफलाइन टेस्ट दूंगी 5 नवंबर को, तो वो कहाँ पे होगा? बेटा उसका लोकेशन ग्रुप में आ जाएगा वैसे वो आज फिर से एक बार। यस सर मैम, जैसे अवंती ऑफलाइन हमारे स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सलेंस सेक्टर 23 रोहिणी में पढ़ाती है, तो वो स्कूल ऑफ स्पेशलाइज एक्सलेंस को सेंटर नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे अवंती के टीचर्स ऑफलाइन पढ़ाते हैं। नहीं बेटा वो नहीं बन सकता, एक ही सिंपल एक ही लोकेशन है। वो लोकेशन है आपका दिल्ली सोशल स्कूल समथिंग कुछ करके है वो। मैम लास्ट टाइम जहाँ था सेंटर वहीं पर होगा ना इस बार भी? हाँ जो लास्ट टाइम टेस्ट देने आए थे उनको तो पता ही है सेंटर कहाँ पे है। बेटा ये आपका वेन्यू है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, 3 दिल्ली यूनिवर्सिटी रोड, माल रोड, वहाँ पे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन विश्वविद्यालय गेट नंबर 3। अच्छा मैम, भेज देना लोकेशन हाँ वगैरह। वो आज आप लोगों के ग्रुप्स में आ जाए। ओके मैम। मैम बहुत दूर है लेकिन घर से। कितना दूर होगा? मैम 2 घंटे लगेंगे जाने में। बात नहीं बेटा, बच्चे 2-3 घंटे वाला भी ट्रैवल करके आ रहे हैं। चलो मेरे खुद अब ना 4 घंटे 3 घंटे लगेंगे। अपना अपना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो सबके सब। ओके मैम। जल्दी से हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का वर्बली रिकैप कर लेते हैं। ओके मैम। ठीक है, तो सबसे पहले वी हैव एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ध्यान से सुनते रहना सबके सब, बस जहां पे डाउट आएगा हैंड रेस करके पूछ लेना। वी हैव एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो हमें सबसे पहले डिफरेंस होता है कि जितनी भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं उनके पास डक्ट्स नहीं होती, दे आर डक्टलेस ग्लैंड। वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड के अंदर रिलीज कर देती हैं एंडोक्राइन, क्योंकि वहां पे जहां से सिक्रीट हो रहा है और जो टारगेट ऑर्गन है वो दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। हम पूरी बॉडी के अंदर डक्ट्स नहीं फैला सकते, इसलिए हमने क्या किया है, इनके सिक्रीशन को डायरेक्टली ब्लड में डाल दिया गया है। जितनी भी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है वो सारी डक्टेड ग्लैंड होती है, क्योंकि वहां पे सिक्रीटिंग ऑर्गन और टारगेट ऑर्गन पास पास होता है, इसलिए बीच में डक्ट क्रिएट कर दी गई जिन डक्ट के थ्रू सिक्रीशन जाता है। जैसे कि आपका स्लाइवरी डक्ट हो गया, मेमोरी डक्ट हो गया, ये सारी आपकी एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आती है। हार्मोन नॉन न्यूट्रिशियस होता है, कोई न्यूट्रिएंट नहीं देता, बहुत ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर के जैसे काम करता है ये आपका, और न्यूट्रिटिव नेचर इसका कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये आपको पता है। फिर इसके बाद हमने सबसे पहली जो ग्लैंड पढ़ी थी वो थी हमारे पास हाइपोथैलेमस ग्लैंड। हाइपोथैलेमस ग्लैंड का सबसे पहले आप लोगों को लोकेशन पता होना चाहिए, वो है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में, डायनसेफेलॉन सबको पता है ना क्या है, ब्रेन वाला पूरा पार्ट पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। हाँ। फोर ब्रेन का पार्ट है डायनसेफेलॉन, वहां पे होती है ये आपका। हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एक स्टॉक के थ्रू कनेक्टेड होती है, दैट स्टॉक इज नोन एज इन्फंडिबुलम। हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा अपने पास से, लेट सपोज हमारी पूरी बॉडी में कहीं पे किसी चीज की रिक्वायरमेंट है, हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा पिट्यूटरी को कि भाई बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की कमी हो रखी है, आप अपने अंदर से ग्रोथ हार्मोन रिलीज करो। तो मेन जो हार्मोन रिलीज करने का काम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड सिर्फ सिग्नल देता है इन द फॉर्म ऑफ रिलीजिंग हार्मोन या फिर इनहिबिटिंग हार्मोन। मतलब अगर ग्रोथ हार्मोन को रोकना है ना, उसको पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन रिलीज किए जा रहा है, उसको रोकना है, तो उसको रोकने के लिए भी हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग हार्मोन सिक्रीट करा देगा। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हमने पढ़ी थी। हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी तक सिग्नल आने के लिए 2 तरीके थे हमारे पास, क्योंकि हाइपोथैलेमस में न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स थी जिनको हम न्यूक्लियाई बोलते थे, वही अपने अंदर से हार्मोन प्रोड्यूस करती थी। एक हमारे पास पोर्टल सिस्टम था और एक डायरेक्ट न्यूक्लियाई वाला मेथड था, जिसमें हमारे पास एसओएन एंड पीवीएन था। एसओएन क्या था हमारे पास, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। वो कौन सा हार्मोन रिलीज करता था? वैसोप्रेसिन और एडीएच। हाँ, और वीपीएन ऑक्सीटोसिन। 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 ऑक्सीटोसिन क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कराता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, पार्चुरेशन के टाइम पे। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी हम ऑक्सीटोसिन को बोलते थे। तो ये हमारे वो पार्ट है, वो हार्मोन है जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से आते हैं,
एंटीरियर पिट्यूटरी से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हॉर्मोन्स आएंगे। एंटीरियर पिट्यूटरी इज आल्सो नोन एज एडिनोफाइसिस। इसी के अंदर हाँ पार्स डिस्टालिस, उसी के अंदर एक रीजन है बीच में इंटरमीडिया वाला, पार्स इंटरमीडिया, जो सिर्फ एक हार्मोन रिलीज करता है मेलानोसाइट, जो कि हमारे स्किन पिगमेंटेशन को कंट्रोल करके रखता है। एंटीरियर वाला ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा ग्रोथ हो जाएगी, बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा, तो कंडीशन आ जाएगी जाइजेंटल। लो सिक्रीशन होगा तो ड्वार्फिज्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे भी दो कंडीशन थी, एक्रोमेगैली और क्रिटिनिज्म। एक्रोमेगैली में क्या था? 19 से 28 के बाद नॉर्मल ग्रोथ हो रही है। हाँ, मतलब अगर एडल्ट एज में जाके ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा सिक्रीट होने लगे तो डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ हो जाती है, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, बहुत सीवियर केसेस बन जाते हैं वो। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन टिल बर्थ, मतलब बर्थ के टाइम से ही ज्यादा सिक्रीट हो रहा है, तो उसकी प्रोपोर्शनेट ग्रोथ होती है। और ग्रोथ हार्मोन नहीं रिलीज हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, तो डार्फिज्म होगा। ये तीन कंडीशन इसके अंदर आती थी। फिर आता था प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन का काम है मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन होता है। ठीक है मैम, खाली हो तो क्या बोल रहे हो? खाली हो तो है क्रोमेगेली, तो वो मेरा नहीं। क्या बोल रहे हो अनीशा? मैम खली। अच्छा, खली है, काली को तो है क्रोमेगेली। बेटा सीवियर होता है, लेकिन ये डेथ के रीजन हो सकता है उसके अंदर कुछ और रीजन हो, बट मेजरली ना डिस्प्रोपोर्शनेट ग्रोथ इतनी ज्यादा इसके अंदर होने लग जाती है कि डेथ भी कोज करता है। ओके मैम। ठीक है, प्रोलेक्टिन क्या करता है? मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है, मिल्क सिक्रीट कराता है ये मेमोरी ग्लैंड से वर्क करके। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को सिग्नल देता है वहां से थायरॉक्सिन रिलीज कराने के लिए। एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन किसको सिग्नल देता है? एड्रीनल ग्लैंड को सिग्नल देता है, वहां से एड्रीनेलिन और एड्रीनेलिन ये सब सिक्रीट कराने के लिए। ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन होते हैं, वो तो हमें पता ही है, एलएच क्या काम करता है? ओव्यूलेशन वगैरह कराता है। एफएसएस फॉलिकल्स की ग्रोथ कराता है फीमेल्स में। मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस को कंट्रोल करता है, या फिर टेस्टोस्टेरोन के सिंथेसिस को भी कंट्रोल करता है। ये इंटीरियर वाले सारे हार्मोन्स हो गए। पोस्टीरियर वाले हमने देख लिए कौन से? ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये हमारे पास, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस या फिर पार्स नर्वोसा हम बोलते हैं, ये याद रखना है। एक हार्मोन आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन, जो कि क्या कराता है? डायूरेसिस कराता है। डायूरेसिस समझ दो, यूरिन जब बहुत ज्यादा क्या होने लगे? डाइल्यूट। डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? कंसंट्रेट डाइल्यूट मैम, ये एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइल्यूट। वाटर कराता है ना। वाटर होता है ना, तो कंसंट्रेटेड हो गया। मैम एडीएच तो वाटर एब्जॉर्प्शन कराता है। देखो, एडीएच और वेसोप्रेसिन, पहले तो ये कंफ्यूजन दूर करो, दोनों सेम बात है ना? यस मैम। वेसोप्रेसिन और एडीएच दोनों सेम बात है। ठीक है, वेसोप्रेसिन और एडीएच ये क्या करते हैं? आपकी किडनी पे वर्क करते हैं और वाटर का या फिर इलेक्ट्रोलाइट का रीअब्जॉर्प्शन कराते हैं, ताकि यूरिन के थ्रू ज्यादा से ज्यादा वाटर लॉस ना हो जाए। एडीएच कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कराता है, ये कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। हाँ। बॉडी के अंदर वाटर की कमी है तो कॉन्सेंट्रेटेड रिलीज करेगा, बॉडी के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है तो डाइल्यूट रिलीज करेगा। अगर यूरिन के थ्रू बहुत ज्यादा वाटर लॉस होता है, उस कंडीशन को हम डाइयूरेसिस बोलते हैं, और ये डाइयूरेसिस को रोकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो मैम ये डाइल्यूट यूरिन के केस में वर्क करेगा ना? हाँ, ये अगर ये लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस कर रहा है, तब इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलेंगे हम। ओके मैम। है समझ में? यस पीनियल मैम। ग्लैंड मेलेटोनिन, पीनियल ग्लैंड मेलेटोनिन, जो कि आपकी पूरी रिदम साइकिल को मेंटेन करके रखता है, 24 आवर की रिदम साइकिल। इसके साथ साथ आपका मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इन सब चीजों को भी कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन को ही हम स्लीप हार्मोन भी बोल देते हैं। पीनियल ग्लैंड की लोकेशन क्या होती है? फोरब्रेन के डॉर्सल साइड में, डॉर्सल साइड ऑफ द फोरब्रेन। नेक्स्ट वी हैव थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पे होता है? ट्रैकिया की
दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं, बटरफ्लाई टाइप से दिखाई देती है, एच शेप की दिखाई देती है। दोनों ग्लैंड आपस में कनेक्टेड होती है एक जंक्शन के थ्रू, दैट जंक्शन इज नोन एज इस्थमस होता है। यहाँ से हार्मोन रिलीज होता है T3 और T4। T4 इज ऑल्सो नोन एज थायरॉक्सिन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से क्या हो जाता है? हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म इज गॉइटर, जिसके अंदर थायराइड ग्लैंड बहुत ज्यादा एनलार्ज हो जाता है। ठीक है, आयोडीन की डेफिशिएंसी, आयोडीन प्लस टायरोसिन से मिलके बनता है ना ये हार्मोन। अब आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस वजह से यहाँ पे हार्मोन भी नहीं रिलीज होता। हाइपोथायरॉयडिज्म अगर प्रेगनेंसी में हो जाए तो फीटस की डिफेक्टिव ग्रोथ हो जाती है, उसको स्टंटेड ग्रोथ, मेंटल रिटार्डेशन, लो ऑफ इंटेलिजेंस, लो इंटेलिजेंट क्वेश्चन, एबनॉर्मल स्किन, डिफर्मेटरिज्म, ये सारी चीजें उसके अंदर देखने के लिए मिलती है। अगर ये एक एडल्ट वुमन में, ये सबा कोई डाउट है सबा? नो। और अगर ये एडल्ट वुमन में हो जाए, मतलब प्रेग्नेंट वुमन में ना होके इसे नॉर्मल वुमन के अंदर हो जाए, तो उसके अंदर क्या कराता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल को एबनॉर्मल करा देता है। यस मैम। पढ़ा है ना ये भी, मेंस्ट्रुअल साइकिल एबनॉर्मेलिटी करा देता है ये आपका, अगर ये किसी एडल्ट वुमन के अंदर हो जाए। ठीक है, और अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर कैंसर हो जाए, सिर्फ वही एक केस होता है किसका? हाइपरथायरॉयडिज्म का। हाइपो तो आयोडीन की डेफिशिएंसी से भी हो सकता है, तो नॉर्मल केस है, लेकिन हाइपर नॉर्मल नहीं है। हाइपर जनरली थायराइड ग्लैंड के अंदर अगर कैंसर हो जाए उसी वजह से होता है, और उसको बोलते हैं हम आपका ग्रेव्स डिसीज, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी फिजियोलॉजी को वो कंट्रोल करके चलता है। ठीक है, थायराइड यहीं पे हमने पैराफोलिकुलर सेल्स वो सब पढ़ा था, वहां पे एक और हार्मोन था, कौन सा? थायरोकैल्सिटोनिन पढ़ा था। थायरोकैल्सिटोनिन TCT जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, वो ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है? इंक्रीज करता है। डिक्रीज करता है, डिक्रीज। TCT ब्लड कैल्शियम लेवल को डिक्रीज करता है, डिक्रीज कर डिक्रीज। हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन है वो, हाइपोकैल्सिमिक हार्मोन। पैराथायरॉयड पैराथायरॉयड हार्मोन जो है वो ब्लड के कैल्शियम लेवल को इंक्रीज करता है। तो अगर यही चीज आप याद रख लोगे तो फिर वो तो आप खुद कर ही लोगे कि किसके अंदर बोन स्ट्रेंथनिंग होती है, किसके अंदर बोन वीकनिंग होती है। यस मैम। ऑस्टियोपोरोसिस वाला केस किसके अंदर पाया जाता है? हाइपर कैल्सिटोनिन। PTH। हाइपर कैल्सिटोनिन, PTH कराता है ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि वो ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है ना, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा रहा है, तो इट मीन सारा कैल्शियम कहाँ से ले रहा होगा? बोन बोन से ले रहा होगा, बोन से उठा उठा के कर देता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन। बच्चा आई गेस इस बार का जो आपका टेस्ट होगा ना वो OMR पे नहीं होगा। क्यों मैम? पता नहीं, अभी जस्ट नोटिफिकेशन आया है मेरे पास। तो तो फिर मैम कैसे उस होगा लोग मैम? अपने भी ले जाएंगे OMR। नहीं, आप अगर OMR खुद से, पेपर भी तो प्रिंटेड आई गेस नहीं देंगे ना वो, शायद फोन पे कराएंगे इस बार वाला टेस्ट। मैं एक बार फिर भी बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ एटलीस्ट नीट वाले बच्चों के लिए तो करा ही ले। मैम फोन पे ना सही से जाएंगे नहीं ना होता अपने पेपर। OMR, वही नहीं। नहीं, अगर आप यस खुद मैम से अपनी OMR लेके आओगे तो फोन से क्वेश्चन लेके करोगे? हाँ मैम, क्वेश्चन दे दे के अपने OMR भरते रहेंगे। अच्छा, लाइक PDF फोन में खोल के और उससे OMR फिल कर लो। हाँ। चलो देखते हैं जैसा भी होगा। बट हाँ, बट वो ऑनलाइन वाला तो नहीं कराएंगे हम। नेक्स्ट करो थाइमस। थाइमस क्या है? थाइमस आपका डोर्सल साइड ऑफ हार्ट और एओर्टा में प्रेजेंट होती है। आपका थाइमस किसके लिए? पूरा इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करके रखती है आपका ये। और डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में आपका थाइमस का मेन रोल टी लिम्फोसाइट को डिफरेंशिएशन मतलब मैचुरेशन है। टी लिम्फोसाइट कैसा इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है? सेल प्रोवाइड कराता है। बी लिम्फोसाइट ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है।
ठीक है, जैसे जैसे इंडिविजुअल बड़ा होता जाता है, एज बढ़ती जाती है, थाइमस ग्लैंड का साइज छोटा होता चला जाता है। एड्रिनल ग्लैंड में दो रीजन है, एड्रिनल मेडुला, एड्रिनल कॉर्टेक्स। मेडुला सेंटर वाला पार्ट, कॉर्टेक्स बाहर वाला पार्ट। बाहर वाला पार्ट है तो भाई उसकी लेयर्स भी देखनी पड़ेगी। सबसे बाहर वाली, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा, GFR से याद रखना, GFR, ये सनीशा, नो मैम। G ग्लोमेरुलोसा, F फेसिकुलेटा, सबसे ही ना रेटिकुलरिस। 3 लेयर्स होती हैं और यही लेयर्स अपने अंदर से कॉर्टिकॉइड्स रिलीज करती हैं। कॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिकॉइड्स उनको बोलता है जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। अगर वो मिनरल्स का कर रहा है तो मिनरलो कॉर्टिकॉइड, ग्लूकोज का कर रहे हैं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सेक्स हार्मोन्स को कर रहे हैं तो सेक्स कॉर्टिकॉइड। ऐसे करके हमने कैटेगराइजिंग को किया था। ठीक है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को ही हम एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस में भी यूज करते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस भी करता है वो, आपकी इम्यून रिस्पॉन्सेस को सप्रेस करने में हेल्प करता है। फिर आपका जो कॉर्टेक्स वाला रीजन होता है, सॉरी ये तो कॉर्टेक्स का था, मिडल वाला जो रीजन होता है मेडुला वाला, मेडुला वाला रीजन क्या करता है, एड्रेनालिन नॉर एड्रेनालिन रिलीज करता है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन होता है। अब इमरजेंसी हार्मोन है तो ये क्या करेगा, आपके कैटिकोला, पेरिफेरी वाला करता है ना हाँ कौन से वाला, मैम, पेरिफेरी वाला मैम, कॉर्टेक्स वाला। मेडुला वाला करता है बेटा एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, सेंटर वाला करता है। कॉर्टेक्स वाला तो कॉर्टिकॉइड रिलीज करता है, कॉर्टेक्स कॉर्टिकॉइड, ऐसे याद रखना। मेडुला कैटिकोलामाइन। ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन सबसे ज्यादा कराता है क्योंकि इमरजेंसी वाली सिचुएशन है, यू नीड मोर एंड मोर ग्लूकोज, जल्दी से जल्दी ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो और आपको एनर्जी मिले, तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट कराता है ये सबसे ज्यादा। और इसके साथ साथ ये लिपिड और प्रोटीन इनका भी ब्रेक डाउन कराना शुरू कर देता है अगर डिमांड हो जाती है। आपकी अंदर अलर्टनेस, आपकी प्यूपिल डायलेट होने लग जाती है, हेयर्स पाइलोरेक्शंस होने लग जाता है, स्वेटिंग होने लग जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ जाता है। ये सब ट्रिपल एफ की वजह से, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन की वजह से, यस मैम। ये याद रखना। फिर इसके बाद आता है आपका पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में आपको पता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, अल्फा बीटा डेल्टा। अल्फा सेल्स ग्लूकागन, बीटा सेल्स इंसुलिन और डेल्टा सेल्स सोमैटोस्टेटिन, जो कि अल्फा और बीटा के सिक्रीशन को इनहिबिट करने का काम करता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, इंसुलिन आपका हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है, यस मैम। क्योंकि ग्लाइकोजन को किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लूकोज का अमाउंट कम कर रहा है तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया, और ग्लूकागन हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन हो गया। ये याद रखना है, कहीं पे इनको डेटा में लिख लेना अपने अच्छे से। और डायबिटीज मेलाइटस कब होता है, जब यूरिन के साथ एक्सेसिव लॉस ऑफ ग्लूकोज होने लग जाए, तब उसको डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। और डायबिटीज इंसिपिडस जब मैम एंड डाइल्यूट रिलीज कम होता है, रिलीज। उसके बाद टेस्टिस ओवरीज वाला पार्ट तो आप लोगों को पता ही है। एंड देन इसके बाद जो हार्मोनल एक्शन वाला पार्ट है, ये आप लोग एक बार खुद से पढ़ लेना, पूरा का पूरा पार्ट। ओके मैम। अभी अभी एक्चुअली क्या है ना, मेरा 11:30 एक मीटिंग आ गया है, जिसकी वजह से मुझे क्लास जल्दी, मतलब आपकी क्लास शेड्यूल करने के बाद मुझे पता चला, जिसमें वी नीड टू डिस्कस आप लोगों के स्कोर्स वगैरह, यही चीजें डिस्कस करनी है। एंड आई गेस आप लोगों के ग्रुप्स में भी शेयर किया गया कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं बच्चों, वो इंस्ट्रक्शंस ना मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर देती हूँ, आप लोग उनको देख लेना अच्छे से, ठीक है। बाय। एंड